मैं ज्योति गौतम, लेक्चरर विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। आज हम डिज़ाइन पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन चुनाव और व्यवस्था की आधारभूत योजना है जिसके कुछ आकार स्वरूपों का क्रमबद्ध वितरण और स्थापना होती है ताकि सजावटी प्रभाव उत्पन्न हो सके, ताकि जिससे एक डेकोरेटिव इफेक्ट हम ला सकें। नेक्स्ट है, जब रेखाओं, आकारों और रंगों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि डिजाइन के जो एलिमेंट्स है उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है ताकि क्रमबद्धता और सुंदरता हो सके, तो एकता का प्रभाव उत्पन्न होता है कि उसमें यूनिटी होगी। यूनिटी होने से वो डिजाइन अच्छा आभास देने वाला होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद है डिजाइन और मटेरियल का सिलेक्शन। दो उद्देश्य हैं, सुंदरता और व्यवस्था। इन दोनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि डिजाइन सुंदर होगा और उसको सही तरीके से अरेंज किया जाएगा तभी वो डिजाइन अच्छा लगेगा। डिजाइन बनाने का मतलब है कि इस प्रकार से डिजाइन के एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए। डिजाइन के एलिमेंट से लाइन, शेप, पॉइंट, फॉर्म इत्यादि, ठीक है, ताकि जिसके माध्यम से व्यक्ति की इमेजिनेशन को एक शेप दिया जा सके, कि जो व्यक्ति सोचता है डिजाइन के एलिमेंट्स के थ्रू उनको एक शेप देकर एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट है, डिजाइन शब्द इस बात पर ध्यान देता है कि वस्तुओं का सिलेक्शन और अरेंजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस या उद्देश्य को पूरा करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिजाइन की डेफिनेशंस हो गई, जिसमें टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। डिजाइन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड डेकोरेटिव डिजाइन। फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन के दो पार्ट्स हो गए, मॉडर्न डिजाइन एंड विंटेज। तो स्ट्रक्चरल में जो डिजाइन हम डिजाइन करेंगे स्ट्रक्चर में, उसमें मॉडर्न डिजाइन भी हो सकता है और पुराने स्टाइल का डिजाइन भी उसमें हो सकता है। डेकोरेटिव डिजाइन में हो गया नेचुरलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट, स्टाइलिश एंड ज्योमेट्रिक। नेचुरलिस्टिक में नेचर से ली गई विषय वस्तु होगी, जैसे फूल, पत्तियां, पहाड़, पानी, झरने, जानवर आदि। एब्स्ट्रैक्ट में होगा ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं उन्हीं से फिगर्स को बनाया जाता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर स्टाइलिश, स्टाइलिश में जो शैली से चली आ रही है, जिसे अलग अलग स्टाइल्स की हो गए, उनमें जो जो शैलियां हो गई वो स्टाइलिश डिजाइन हो गया। ज्योमेट्रिक डिजाइन, जिसे ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, इनसे जो डिजाइन बनाया गया वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन हो गई, ज्योमेट्रिकल डेकोरेटिव डिजाइन हो गई। स्ट्रक्चरल डिजाइन, यहाँ इस स्लाइड में दो पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जिसमें एक में बिल्डिंग का एक्सटीरियर है और दूसरी पिक्चर में बिल्डिंग के रूम के अंदर का या इंटीरियर को का एक पर्सपेक्टिव व्यू इसमें शो किया गया है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, तो कोई भी डिजाइन जब यदि हम बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, उसके लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर एक उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसी तरह से पर्सपेक्टिव में जब हम इंटीरियर्स किसी रूम का करते हैं तो उसके लिए फर्नीचर्स का स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। जैसे ये सोफा है और ये सेंटर टेबल हो गया,
फिर साइड टेबल, रेलिंग वगैरह इस तरह से कि ये कितनी हाइट होगी, कितनी चौड़ाई होगी इनकी, ये सारा इसमें विंडोज जैसे शो की हुई है, पिक्चर्स शो की हुई है, वॉल पे पिक्चर्स जो लगाई हुई है। तो ये एक स्ट्रक्चर इसका तैयार किया गया है। अब ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डिजाइन नहीं किया गया है। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन जो बनाया जाता है उसमें वो पर्पसफुल होता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन उस कंस्ट्रक्शन डिटेल को कहा जाता है जिसे एक सही ढंग से व्यवस्थित किया गया हो, कि कंस्ट्रक्शनल जो डिजाइन है उसको एक सही तरीके से अरेंज किया गया है, वो एक स्ट्रक्चरल डिजाइन हो गया। सेकंड पॉइंट है, एक डिजाइन किसी कागज पर या किसी और जगह पर लाइन, फॉर्म, टेक्सचर, कलर आदि की मदद से बनाई जाती है, जिसे स्ट्रक्चरल डिजाइन कहा जाता है। कि जो डिजाइन के एलिमेंट्स है उनके द्वारा जो एक डिजाइन बनाया जाएगा किसी भी शीट पर या पेपर पे पेंसिल के माध्यम से, तो वो एक स्ट्रक्चरल डिजाइन कहलाएगा। नेक्स्ट है, इसमें फ्रेमवर्क या जगह का प्रोपोर्शन, जगह या फर्नीचर का मेन बेस भी आता है। इसलिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, कि कोई भी डिजाइन जब बनाया जाता है उसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, तो उसमें उस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए उसके मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह के मटेरियल से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। फिर आता है स्टोन, वुड, मेटल, प्लास्टिक आदि एक रफ स्ट्रक्चर बनाने के काम में आते हैं। रफ स्ट्रक्चर से मतलब है कि हम मॉडल फॉर्म में कोई भी एक डिज़ाइन बनाना, कोई मॉडल फॉर्म बनाना चाहते हैं किसी भी डिज़ाइन का। मान लीजिए एक बिल्डिंग का एक्सटीरियर बनाना है, बिल्डिंग का बनाना है मॉडल, तो उसके लिए हम स्टोन, वुड, मेटल, प्लास्टिक किसी को भी यूज कर सकते हैं एक छोटे मॉडल के रूप में बिल्डिंग को एक पिक्चर तैयार करने के लिए। फंक्शनल डिजाइन, कोई भी स्ट्रक्चरल डिजाइन फंक्शनल भी होनी चाहिए, कि जो भी स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाया जा रहा है वो फंक्शनल यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उसको फुलफिल करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, डिजाइन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो और जिसकी मदद से काम आसानी से और अफोर्डेबल हो पाए, उसे हम फंक्शनल डिजाइन कहते हैं। कि कोई भी डिजाइन यदि हम बना रहे हैं, कोई भी प्लानिंग यदि हम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कि उसको हम काम में ले सके, तभी वो फंक्शनल हो पाएगा। कि जिस पर्पस के लिए उसको बनाया जा रहा है वो उस पर्पस को फुलफिल करने वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। मान लीजिए हमने कोई डिजाइन ऐसा बना लिया कि प्लान तो हमने कर लिया, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं उस डिजाइन का, तो वो वहां पर हम उसको अच्छे से नहीं बना पाते या उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो डिजाइन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली डिजाइन जो बनाया जा रहा है तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, इस डिजाइन के मटेरियल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है जिससे कोई डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो और काम बिना किसी दिक्कत के किया जा सके। कि कोई भी डिजाइन यदि जब बनाया जा रहा है तो उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि वो कंफर्टेबल भी आपको फील हो। क्योंकि जो भी कोई भी डिजाइन जब बनाया जाता है तो उसके पहले प्लानिंग की जाती है कि वो हमारे लिए कितना कंफर्टेबल होगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल्स स्लाइड में शो किए हुए हैं कि चेयर की सीटिंग हाइट और बेड की हाइट 1 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए। फिर सोफा और स्टडी टेबल, हाइट ऑफ स्टडी टेबल जो है वो 2 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए सिटिंग पोस्चर में बैठने के लिए कंफर्टेबल होगा और इजीली उसमें स्टडी किया जा सकेगा। किचन की हाइट जो है स्लैब की, वो भी 2 फीट 6 इंचेस से 2 फीट 8 इंचेस तक हम रख सकते हैं, कि इजीली सही पोस्चर में खड़ा होकर आप किचन की स्लैब पर काफी देर तक इजीली काम कर सकें। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये स्टेयर्स शेल्व्स, कि जो हमने यदि यहाँ पर स्टेयर्स जो बनाया हुआ है तो वो उस फंक्शनल भी है कि उस पर्पस को सॉल्व, ऊपर जाने के लिए स्टेप्स का पर्पस जो है उसको सॉल्व कर रहा है। और उसकी जो साइड वाली डिजाइन है उसको हम, या साइड का जो एरिया है उसको इस तरह से
डिजाइन किया हुआ है कि उसको एक लाइब्रेरी के रूप में, बुक शेल्फ के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक फंक्शनल डिजाइन हो गया। यूज ऑफ मटेरियल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मटेरियल को डिजाइन की जरूरत के हिसाब से काम में लिया जाता है कि जो भी डिजाइन आप बना रहे हैं तो वो डिजाइन किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, कैसा बनाया जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल डिजाइन के प्रोपोर्शन के साथ नीचे दिए गए पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि इस तरह से उसका ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रक्चरल डिजाइन यदि बनाया जा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए उस डिजाइन को बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से उनके मटेरियल्स को काम में लेना चाहिए। डिजाइन बनाने के लिए सही प्रोपोर्शन का इस्तेमाल होना चाहिए कि कोई भी डिजाइन यदि बनाया जा रहा है तो उसका प्रोपोर्शन बिल्कुल सही होना चाहिए कि जैसे साइड में ये पिक्चर शो की हुई है जिसमें सोफा दिया हुआ है, सोफा कहेंगे या सोफा चेयर इसको हम बोलेंगे, तो इसमें सीटिंग हाइट या बैक की हाइट, आर्म रेस्ट जो है, इनका सही प्रोपोर्शन लिया गया है जिससे कि ये बैठने में कंफर्टेबल रहेगा और मटेरियल भी उसी के अकॉर्डिंग यूज किया गया कि बैठने वाले को वो उस मटेरियल में कंफर्टेबल फील कर सके। सिलेक्ट किया हुआ मटेरियल डिजाइन के हिसाब से होना चाहिए कि जो भी डिजाइन आप बना रहे हैं उसी के आधार पर उसका मटेरियल होना चाहिए। यदि मान लीजिए हम, ये चेयर है, इस चेयर को हम वुड का न बनाकर ग्लास का बनाएंगे तो डिजाइन भी बन गया, शेप भी बन गया, सही सब चीज हो गई, लेकिन उसको ग्लास का बना दिया तो वो चेयर ड्यूरेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम वुड को यूज करेंगे तो वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा। डिजाइन एक ही होनी चाहिए, डिजाइन हमेशा एक ही होना चाहिए, उसके साथ बहुत सारे डिजाइन्स को जोड़कर नहीं बनाना चाहिए। यदि बहुत सारे डिजाइन्स को कलेक्ट करके या मिक्स करके यदि हम कोई डिजाइन तैयार करते हैं तो वो डिजाइन सही नहीं होगा। क्वालिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन की किसी भी स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे सिंप्लिसिटी एंड दूसरा है पर्पसफुलनेस। सिंप्लिसिटी जो है, इसका डिजाइन जो होता है वो सिंपल होना चाहिए और ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना उससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला होता है और देखने में भी वो अच्छा नहीं लगता। कि डिजाइन यदि सिंपल होगा तो आंखों को अट्रैक्ट करने वाला भी होगा। कि जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि एक विंडो में बहुत सारी एनग्रेविंग की गई हो तो वह दिखने में बहुत अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारी एनग्रेविंग एक साथ होने की वजह से किसी एक चीज पर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। कि बहुत सारी, जैसे ये विंडो बनाया गया है तो विंडो में यदि कार्विंग बहुत सारी एक साथ ही कर दी गई तो उससे विंडो पूरा भर गया है, तो उसमें जो ग्लास वगैरह लगाए गए हैं तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। कि एनग्रेविंग जो किया गया है उसकी ब्यूटी निकल के नहीं आ रही और जो ग्लास उसमें लगाया गया उसकी ब्यूटी निकल कर नहीं आ रही है, तो वो डिजाइन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला हो जाएगा और वो अट्रैक्ट भी नहीं करने वाला होगा। जैसे मैंने ये पिक्चर में शो किया गया है कि इस रूम के अंदर बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव एक्सेसरीज को यूज किया गया है, लेकिन उनको ज्यादा यूज करने की वजह से कोई भी एक्सेसरीज निकल कर नहीं आ रही है, तो उनकी उसकी ब्यूटी दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से वो रूम ज्यादा भरा भरा सा एहसास देने वाला हो गया। तो यदि हम कोई भी रूम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें कोई चीज को हाईलाइट करना है या अच्छा डिजाइन शो करना है तो उसमें बहुत सारी चीजों को एक साथ नहीं लगाकर हमें लिमिटेड चीजों को, जिनको हमें हाईलाइट करना है, लिमिटेड लगाना चाहिए, जिससे कि रूम भी सुंदर नजर आएगा और सिंपल भी दिखाई देगा। पर्पस नेक्स्ट है पर्पसफुलनेस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या उसका उद्देश्य इस तरह से होना चाहिए कि ना कि सिर्फ सुंदर दिखे, सुंदरता के लिए उसको बनाया जाए, इसकी जगह ऑब्जेक्ट का पर्पस पूरा करते हुए कुछ डिजाइन डाली जा सकती है। कि कोई भी डिजाइन जो बनाया जा रहा है वो पर्पस को फुलफिल करने वाला होना चाहिए। अब उसको पर्पस फुलफिल होने के बाद इसमें हम हल्का सा डिजाइन, यदि डेकोरेटिव डिजाइन यदि उसमें हम डाल देते हैं तो वो डिजाइन अपने आप में सुंदर भी, पर्पसफुलनेस होने के साथ साथ वो सुंदर भी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
एक चेयर बनाई गई है तो उसकी सीटिंग हाइट 1 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए कि कोई चेयर यदि है तो उसकी कंफर्टेबल जो सिचुएशन होगी, पोजीशन होगी, वो 1 फीट 6 इंचेस की हाइट पर उसको इजीली बैठकर यूज किया जा सकता है। और उसके साथ उसकी फंक्शनल के ताकि साथ साथ एस्थेटिक बनाने के लिए भी बैकरेस्ट और आर्मरेस्ट पर डिजाइन ऐड किया जा सकता है कि जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है कि इस चेयर की सीटिंग हाइट 1 फीट 6 इंचेस ली गई है। अब उसमें बैक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, आर्म रेस्ट भी बनाए गए हैं जो कि पर्पसफुल, जो आपका पर्पस है उसको फुलफिल कर रहा है। अब उसके साथ उसको एस्थेटिक लुक देने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया हुआ है कि कुशन डाल दिए गए हैं और बैकरेस्ट में भी कुशन है, दोनों के कॉम्बिनेशन में कंट्रास्ट का कॉम्बिनेशन लिया गया है। और उसी बैक के साथ साथ आर्म रेस्ट जो बनाई गई है वहां पर भी थोड़ा सा पार्ट जहां पर हाथ को हम रखते हैं उस जगह कुशन को डाल दिया गया है जिससे कि वो और ज्यादा कंफर्टेबल हो गया और सिटिंग का जो मतलब है कंफर्ट फील करवाने वाला, उस पर्पस को पूरी तरह से फुलफिल करने वाला डिजाइन तैयार हुआ है। इसी तरह से कोई भी डिजाइन यदि बनाया जाए तो वो इस तरह से होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन का नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स। जिस पर्पस के लिए किसी फर्नीचर या एक्सेसरीज को डिजाइन किया गया हो उसका मटेरियल भी उसी के हिसाब से चुनना चाहिए ताकि उसको समय के साथ खराब होने से रोका जा सके और वो ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहे। यदि फॉर एग्जाम्पल जैसे है कि यदि दो चेयर्स को एक ही डिजाइन के लिए अलग अलग मटेरियल से बनाया जाए, जैसे एक को वुड से और दूसरी चेयर को स्टोन से, तो स्टोन वाली जो चेयर होगी वो बैठने में भी कम कंफर्टेबल होगी और उसको खिसकाना या उसका मूवमेंट जो करना होगा उसमें भी वो मुश्किल होगा। लेकिन यदि हम मटेरियल के एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करें, जैसे एक टेबल के लिए मार्बल स्लैब का इस्तेमाल करें और उसके बेस के लिए जैसे नीचे दिया हुआ है बेस के लिए हम स्टील का इस्तेमाल करेंगे तो वह फंक्शनल होने के साथ साथ सुंदर भी दिखाई देगा। जैसे ये टेबल दिखाई दे रही है कि इसका जो टॉप है वो मार्बल का है और बेस जो है उसका मेटल का है। और मेटल में भी हम उसके मार्बल की डेलिकेसी को मेंटेन करने के लिए मेटल में भी हम यदि आयरन लेते हैं तो उसकी डेलिकेसी उतनी अच्छे से नजर नहीं आएगी जो कि इस पिक्चर में ब्रास को यूज किया गया है तो मार्बल की डेलिकेसी को भी मेंटेन करते हुए वो मेंटेन कर रहा है और उसका जो भार है उसको भी सहन करने की उसके अंदर कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट जैसे ये चेयर है, चेयर को में भी मटेरियल्स को इसी तरह से इस्तेमाल किया गया है कि ये ऑफिस चेयर है तो ऑफिस में लंबे टाइम तक सिटिंग होती है तो और बैठने वाले के लिए कंफर्टेबल हो तो उसके लिए यहाँ पर इस चेयर को कंप्लीटली सीट से लेकर बैक तक अपहोल्स्टर्ड किया हुआ है और उसका डिजाइन भी उसी तरह से बनाया गया है कि बैठने वाले के लिए इजीली कंफर्टेबल पोस्चर में वो बैठा जा सके। और जो उसकी आर्म रेस्ट बनाई गई है वो मेटल की है और नीचे का जो बेस है वो भी मेटल का है कि पूरा बैठने वाले के भार को वो इजीली बियर कर पाए। और इस चेयर को बैठने के बाद इसके का मूवमेंट इजीली हो सके उसके लिए यहाँ पर नीचे कास्टर्स का यूज किया गया है ताकि किसी भी इस चेयर पर बैठने वाले की वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर प्रोपोर्शन। एक रूम को असेंबल करते समय उसके एलिमेंट्स एक दूसरे से सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए कि जो फर्नीचर वगैरह जो डाला गया है वो सही प्रोपोर्शन में रूम के अकॉर्डिंग सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए और जिस पर्पस के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उससे ना ही ज्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज्यादा छोटे होने चाहिए कि यदि कोई रूम छोटा है तो छोटे रूम के अकॉर्डिंग ही फर्नीचर का साइज भी उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए या मटेरियल भी उसी के अकॉर्डिंग लाइट लेना चाहिए। और यदि कोई रूम बड़ा है तो उसी के उस रूम के अकॉर्डिंग ही
रूम जो फर्नीचर यूज किए जाए वो भी थोड़े से हैवी ले सकते हैं, ताकि वो रूम अच्छा सा भरा हुआ सा लुक देने वाला हो, खाली खाली सा एहसास देने वाला ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि यदि एक छोटे कमरे में ज्यादा बड़ी एक्सेसरीज लगाई है तो वह कमरा जितना सोचा था उससे छोटा दिखाई देगा। यदि कमरे में बहुत ज्यादा एक्सेसरीज लगा दी गई है और कमरा छोटा है तो क्या होगा कि रूम तो ऑलरेडी छोटा है, लेकिन उसमें ज्यादा एक्सेसरीज डालने की वजह से वो रूम और ज्यादा छोटा सा लगने लगेगा। अब इस स्लाइड में दो पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो कि सेम रूम की पिक्चर्स हैं। एक रूम में हैवी फर्नीचर को लिया गया है जिससे रूम और बाकी जो फर्निशिंग्स है वो भी हैवी लगाई गई है, जिसकी वजह से वो रूम ज्यादा भरा भरा सा एहसास दे रहा है। और नेक्स्ट वाला जो सेम रूम का जो पिक्चर लगाया हुआ है उसमें फर्नीचर को बहुत हल्का ले लिया गया है, जिससे वो रूम खुला खुला सा एहसास दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूटी। डिजाइन सुंदर भी होना चाहिए और अगर उसे सिंप्लिसिटी, पर्पसफुल, प्रोपोर्शन और एक पर्पस के साथ बनाया जाए तो वो और आकर्षित करने वाला होता है। कि डिजाइन में यदि हम कोई भी सिंपल डिजाइन हमारा पर्पसफुल हो, फंक्शनल हो, लेकिन उसके साथ यदि हम थोड़ी सी ब्यूटी डाल देते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बेड जिसका हेडबोर्ड में सिंपल कुशन लगाए गए जाए, वह दिखने में सुंदर लगता है और ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है। कि जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है, एक सिंपल सा बेड बनाया हुआ है लेकिन और उसमें सिंपल से ही कुशन्स डाल दिए गए हैं, तो जिससे इस बेड की ब्यूटी थोड़ी सी बढ़ गई है। और लेग की साइड पर जो बोर्ड लगाया गया है उसमें जो डिजाइन लिया गया है या कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन जो लिया गया है उससे भी इसकी ब्यूटी बढ़ गई है। तो सिंपल होने के साथ साथ इसकी ब्यूटी में भी बढ़ावा हो रहा है। फिर इसके जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट इस तरह से है कि एक डिजाइन का काम इंटीरियर स्पेस की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना, जगह को सुधारना और सुंदरता को निखारना होता है। फिर है डिजाइन का उद्देश्य पार्ट्स को इस तरह से लॉजिकल प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे उसका जो उद्देश्य है उसे वो पूरा कर सके। कि किस पर्पस के लिए ये डिजाइन बनाया गया है उसको उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो डिजाइन ज्यादा अच्छे से तैयार होगा। और चुने गए जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, चुने गए जो एलिमेंट्स है वो फंक्शनल, एस्थेटिकल और बिहेवियरल गाइडलाइन के आधार पर 3D पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। इस वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है, जैसे डिजाइन के दो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल है डेकोरेटिव। तो स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव डिजाइन के दो पार्ट्स हैं। इसके बारे में आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेकोरेटिव डिजाइन के बारे में कि वो किस तरह से और क्या क्या उसके पार्ट्स।